जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। उस पूरे वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी और भू राजस्व व्यवस्था के ऊपर। देखिए, मुगल जो प्रशासन था बाबर के टाइम से शुरू हुआ और इसके बाद कई अच्छे शासक इसमें हुए और इस दरमियान जो है उत्कृष्ट जो थी प्रणालियाँ कई डेवलप हुई एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, और इनमें से कईयों की नींव जो है अकबर ने रखी। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा जो मुग़ल काल के दौरान ये तीन जो चीज़ें हैं, प्रशासनिक ढांचा है, मनसबदारी और भू राजस्व प्रणाली है, इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, बाबर, अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इनके काल में काफ़ी काम जो है हुआ। तो मुग़ल साम्राज्य का इतिहास जो है बहुत बड़ा है। मुग़ल प्रशासन के दौरान जब आप देखोगे तो पहले तो आप देखो केंद्रीय प्रशासन को देखिए कि केंद्रीय प्रशासन कैसा था। तो केंद्रीय प्रशासन में देखो शीर्ष पर सम्राट था। अच्छा, इनको आप ऐसे ही लिखना, भले ही आप ऐसे लिख देना, क्योंकि उससे क्या होता है, एक सीक्वेंस पता लगता है और आंसर जो है इफेक्टिव बनता है। तो आप लोग बहुत तसल्ली से इस आंसर को लिखना। सम्राट, फिर वकील, वजीर, प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री, दीवान और मीर बख्शी, जिसको वित्त मंत्री और सैन्य प्रमुख कहा गया, सद्र और सुदूर और काजी। देखो, सद्र और सुदूर जो है धार्मिक था और काजी को यहाँ पर न्यायिक प्रमुख कहा गया है। ध्यान रहे, बादशाह हमेशा शीर्ष पर था, जो सम्राट होता था। इसके बाद जो है बाकी जो अधिकारी थे वो प्रशासन में रहते थे। वकील का पद अपने आप में महत्वपूर्ण था क्योंकि वजीर की भूमिका में वो थे। प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता है, राजा के बाद दूसरे नंबर पर इनको रखा गया। तो ये आप लोग याद रखेगा। ये तो देखो सेंटर का था। अब हम राज्य प्रशासन की बात करें तो अकबर के समय, जहांगीर के समय और शाहजहाँ के समय ये अलग अलग था। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, जहाँ प्रांत में जो होता था उसको अकबर में जो सूबे थे वो 15 थे, वही औरंगजेब के टाइम पर के बढ़ करके ये काफ़ी ज़्यादा यानी 21 हो गए। और कुल मिलाकर के सूबे का जो प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहा गया था और सूबेदार के अधीन कई अधिकारी होते थे। ये आप लोग ध्यान रखें। और मनसबदारी भी क्या थी, देखो, मनसब अरबी भाषा का शब्द है। मनसब ये पद या स्थान। तो मुग़ल प्रशासन में ये एक सैन्य और नागरिक पदानुक्रम था, एक रैंक थी जो किसी को खुश होकर के दी जाती थी। इसके उन घुड़सवारों की संख्या जिन्हें अधिकारी को युद्ध के समय रखना और प्रशिक्षित करा जाता था, ये भी एक व्यवस्था थी। तो मनसबदारी के अंतर्गत क्या था, ये अकबर के द्वारा स्थापित की गई थी और मुग़ल प्रशासन की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी थी, क्योंकि जो सभी उच्च पदाधिकारी होते थे और कुलीन वर्ग के लोग थे उनको एक मनसब दिया जाता था, यानी एक रैंक दिया जाता था। मनसब प्रणाली ने सैन्य और जो नागरिक प्रशासन है उनके बीच कोई खास अंतर नहीं किया, यानी मनसबदार दोनों ही प्रकार के कार्य जो है कर सकता था। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है वो 2 रैंकों की थी, जात और सवार, जो मैंने आपके लिए साथ शेयर कर दी। एक तो व्यक्तिगत रैंक दी जाती थी, दूसरा घोड़सवार दिए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था की जो विशेषताएं थी, इसको देखो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। जो उच्च श्रेणी के मनसब थे वो वहाँ 5000 से 10,000 रैंक थी और जो वेतन था वो यहाँ पर मेंशन है। मध्यम श्रेणी के में भी जात रैंक फिक्स है और वेतन फिक्स है। निम्न श्रेणी का भी मनसब फिक्स है और जात रैंक फिक्स है। तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। मनसबदारी व्यवस्था में रैंक और वेतन का निर्धारण जात और सवार रैंक के आधार पर होता था और मनसबदारों को इसी के अनुसार वेतन भी दिया जाता था। वेतन जो है नगद जागीर के रूप में दिया जाता था और मनसबदारों की नियुक्ति पदोन्नति या सीधे सम्राट के द्वारा की जाती थी। ये आप देख लेना कि मनसबदारों की नियुक्ति कैसे हो रही है और इसके प्रभाव क्या रहे। ये थोड़ा सा इसको देखिए, इसी तरीके से आप लोग देखना है इसको। केंद्रीयकृत नियंत्रण, आर्थिक प्रभाव, सैन्य संगठन और सामाजिक समावेश। तो सम्राट द्वारा सीधी नियुक्ति और एक संगठित और अनुशासित सेना का निर्माण। इसके बाद व्यापक वेतन आधारित अर्थव्यवस्था और विविध पृष्ठभूमि के लोगों का समावेश। तो ये आप लोग देख लेना। तो मनसबदारी व्यवस्था ने जो है मुग़ल प्रशासन को बहुत अच्छे से इफेक्टेड किया, केंद्रीय नियंत्रण रखने की अनुमति दी और इसके माध्यम से जो है जो भी प्रशासनिक वर्ग था वो सीधे सम्राट के प्रति रेस्पॉन्सिबल था, जवाबदेह था। इससे क्या हुआ, एक विशाल और अनुशासित सेना के निर्माण में मदद की
क्योंकि प्रत्येक मनसबदार अपने रैंक के अनुसार घुड़सवारों की एक संख्या रखता था और आवश्यकता पड़ने पर एक बड़ी सेना इससे तैयार की जा सकती थी। जागीरदारी व्यवस्था, जो भू राजस्व व्यवस्था है, वहाँ जागीर का आवंटन होता था मनसबदारों को, राजस्व का संग्रह जागीरदार करते थे, जागीर में परिवर्तन होता था, समय समय पर वेतन का भुगतान किया जाता था। देखो, जागीरदारी व्यवस्था जो है वो मनसबदारी व्यवस्था का ही एक हिस्सा थी, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। इसके बाद अकबर के टाइम की भू राजस्व व्यवस्था भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, भूमि की नाप, राज्य के सभी कृषि योग्य भूमि का मापन और वर्गीकरण था, फसल का आकलन होता था, दरों का निर्धारण होता था और राजस्व का संग्रह होता था। ये आप लोग देख लीजिएगा। मुगल राजस्व अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अकबर की दहसाला बंदोबस्त प्रणाली थी और इसके अंतर्गत भूमि का मापन किया जाता था और उपज के औसत का आकलन करके 10 वर्षों के उत्पादन के आधार पर किया जा रहा था और कृषि भूमि को जो है उत्पादन क्षमता के आधार पर अच्छी, मध्यम और खराब श्रेणियों में वर्गीकृत इस दरमियान किया गया। और राजस्थान राजस्व जो निर्धारण की प्रक्रिया थी उसमें कई अधिकारी शामिल होते थे। कानूनगोर जो है राजस्व रिकॉर्ड रखता था, पटवारी गांव के स्तर पर जमीन और उपज का रिकॉर्ड रखता था, अमीन जो है भूमि का मापन करता था। ये आप लोग देख लीजिएगा। खालसा और जागीर भूमि क्या है, तो खालसा भूमि जो सीधे सम्राट के नियंत्रण में थी, जागीर भूमि जो मनसबदारों के रूप में थी, राजस्व का वितरण जो है मनसबदार रखते थे और शेष जो है केंद्रीय खजाने में रखते थे और जागीरें जो है परिवर्तनशील होती थी। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। मुगल प्रशासन की चुनौतियाँ क्या थी? देखिए, प्रांत बहुत ज़्यादा थे, राजस्व की ये दर थी, मनसबदारों की संख्या 8,000 से ज़्यादा थी और आय भी 4.5 मिलियन के आसपास उस दरमियान मापी गई। और देखिए, जैसे जैसे प्रशासन की जो इकाइयाँ बढ़ती हैं ना, तो एक बड़ी चीज़ होती है, वो है भ्रष्टाचार और शोषण। ये आप भी आज भी देखोगे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसा होता है। और इस दरमियान चूँकि 17वीं शताब्दी तक आते आते मुगल प्रशासन में कई कमियां भी आने लगी, तो इसको आप लोग थोड़ा याद करना। अच्छा, ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, मुगल प्रशासन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक प्रभाव देखें तो भू राजस्व प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था जो है मुगल काल का प्रभाव आज भी परिलक्षित होता है। यदि शासन के मॉडल की बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इसके अलावा विकेंद्रीकृत जो प्रणाली है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मेरे सामने काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मनसबदारी है, भू राजस्व व्यवस्था जो है महत्वपूर्ण थी ही। इसको आप लोग एग्ज़ाम के हिसाब से देखिएगा, सीक्वेंस याद करके चलिएगा, तो मेरे हिसाब में आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जब लाभदायक है तो आप लोग कम से कम एक तो यस लिखें या कोई कमेंट करें या फिर शेयर करें, ऐसा कुछ करें जिससे कि बाकी बच्चों को भी लाभ हो।